तक कुल 1273 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। रविवार को कुल 177 लोगों को निकाला गया, जिसमें 124 लोगों को मातली हेलीपैड पहुंचाया गया, जबकि 53 लोगों को चिन्यालीसोड़ के हेलीपैड लाया गया। वहीं एक शव भी बरामद हुआ है, जबकि 15 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। हालांकि लापता लोगों की संख्या और बढ़ सकती है। इसके साथ ही दराली और हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। दराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। आज शाम को देहरादून के कंट्रोल रूम से उन्होंने ऑपरेशन की जानकारी ली, साथ ही आपदा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने यहां पर निर्देश दिए। ये आपदा कंट्रोल रूम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दराली रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा ली गई। तो सीएम धामी ने कंट्रोल रूम से यहां पर जानकारी ली है, बाकायदा उन्हें जानकारी दी गई। अधिकारियों को सीएम ने यहां पर दिशा निर्देश दिए हैं। दराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तरकाशी के हर्षिल से चिनूक हेलीकॉप्टर से एक गर्भवती महिला को रेस्क्यू कर निकाला गया। हर्षिल से गर्भवती महिला रेखा को पहले चिन्यालीसोड़ हेलीपैड पहुंचाया गया, इसके बाद चिन्यालीसोड़ से मातली हेलीपैड पहुंचाया गया। मातली से गर्भवती महिला को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। रेखा मुखबा गांव की रहने वाली है। दराली में आई आपदा के छठे दिन भी एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव कार्य कर रही हैं। मलबे में दबे लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। दराली आपदा के बाद एसडीआरएफ लगातार मोर्चे पर डटी हुई है। राहत और बचाव के साथ अब लोगों को राहत देने के नए कदम भी उठाए जा रहे हैं। दराली और हर्षिल में एसडीआरएफ ने अब एक कम्युनिटी किचन शुरू किया है, ताकि प्रभावित लोग भूखे न रहें। साथ ही इलाके में काम करने वाले मजदूरों के साथ पुनर्निर्माण कार्यों में जुड़े लोगों को भी भोजन मिल पाए। वहीं मेडिकल फैसिलिटी भी शुरू की गई है, ताकि घायल और बीमार लोगों को तुरंत इलाज मिल सके। अब राहत और बचाव अभियान के दूसरे चरण में फोकस होगा, जिसके लिए आईपीएस अरुण मोहन जोशी को दराली और हर्षिल में इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किया है, जबकि अर्पण यदुवंशी को डिप्टी इंसिडेंट कमांडर की जिम्मेदारी दी गई है। नियुक्ति के बाद अरुण मोहन जोशी सीधे दराली पहुंचे और मौके पर कमान संभालते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उत्तरकाशी के गंगनानी की वैली ब्रिज अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। बीते 5 दिनों से यहां पर मजदूर और बीआरओ के जवान दिन रात जुटे हुए हैं और अब ये पुल यातायात के लिए खुलने वाला है। उम्मीद है कि आज देर शाम तक ये वैली ब्रिज खोल दिया जाएगा और दावा किया जा रहा है कि देर रात तक इस पुल से गाड़ियां भी गुजरने लगेंगी। बीते 5 दिनों से ग्रामीणों और यात्री यहां अस्थायी रूप से नदी को पार कर रहे थे। आपदा के बाद न्यूज़ 18 ने ही सबसे पहले गंगनानी पुल की तबाही को दिखाया था। ये हमारा लगातार इसमें पिछले 5 दिन से बीआरओ और अन्य संस्थाओं द्वारा इसमें काम किया जा रहा है और ये हमारा तीसरा विजिट है यहाँ पे। और जिस तीव्र गति से इसमें काम हुआ है, क्योंकि यहाँ की आपको पता है भौगोलिक, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, भौगोलिक स्थितियाँ हैं, कब बारिश आ जाए, कब क्या, लगातार दिन में रात में लगातार काम इसमें चल रहा है। तो हम लोग को काफ़ी खुशी है कि अब ये लॉन्च होने वाला है और हम लोग ये आशा कर रहे हैं आज रात तक शायद इस मोस्ट प्रोबेबली ये थ्रू हो जाएगा। बोल्डर्स वगैरह जैसे ब्रिज थ्रू हो जाएगा, कल मॉर्निंग सारे मशीनरी 5-6 मशीन यहाँ ऑलरेडी प्लेस्ड है, वो सारे मशीनरी कल आगे मूव हो जाएंगे। एक स्लाइड मैक्स 6 to 12 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं है।
इट शुड नॉट बी लाइक सीक्वेंशियल इवेंट, इट शुड बी ए पैरेलल इवेंट। जैसे पूरा साइड साफ किया इसके बाद मशीन आगे गया, ऐसा नहीं है। आगे मशीन जाने के लिए अगर 2 मीटर का जगह चाहिए, 2 मीटर जगह बना के आगे निकल जाएगा। सो ऑल द स्लाइड्स अप टू दबरानी विल बी हैंडलिंग इन सिंगल डे। आखिरकार 5 दिन बाद लेमचू घाट पे जो पुल बहा था वो एक बार फिर निर्माण हो गया है। वैली ब्रिज यहाँ पे तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरा वैली ब्रिज है ये, क्योंकि यहाँ पे आपदा के बाद जो यहाँ पे पूरा ये पुल उड़ गया था और उसके बाद इस वैली ब्रिज को BRO ग्रिप ने यहाँ पे तैयार किया गया है। ये वही स्पॉट है जिसके कारण पूरी जो आपदा जो आगे आई थी थराली में या हरसिल में, उसका एक पूरा लाइफलाइन रुक गई थी, क्योंकि उस लाइफलाइन रुकने के कारण यहाँ से आवाजाही बंद हो गई थी। वहाँ की जो गाड़ियाँ, इस इलाके में गाड़ियाँ चलनी बंद हो गई थी और सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आई थी, जो यहाँ से आगे करीब करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो गांव हैं, उन गाँव का लाइफलाइन भी उनकी भी रुक गई थी, क्योंकि ये ही एक मात्र वैकल्प एक रास्ता था। इसके अलावा वैकल्पिक मार्ग फिलहाल खुलता है। आपने देखा कि न्यूज़ 18 की टीम ने भी इस इलाके में जब पार किया तो हम भी पूरे ये इस नदी को पार करते हुए सामने जो नाग देवता का मंदिर है वहाँ पे पहुँचे। तो ये पूरा वही घाटी है जिसे न्यूज़ 18 की टीम ने जान जोखिम पे डालकर इस खतरनाक घाटी को पार किया था और अपने दर्शकों को फिर हरसिल और जो धराली जहाँ आपदा आई है उस वहाँ का हालात दिखाए थे। लेकिन अब कुछ ही देर बाद, यानी कि देर शाम बाद, इस पुल में एक बार फिर जो वाहन चलने देखने को मिलेंगे और एक बार फिर एक लाइफलाइन शुरू हो जाएगी। ये पूरी मेहनत ग्रिप, BRO और सेना की है, जिन तीनों ने यहाँ पे मेहनत की और इस पुल को जल्द से जल्द तैयार किया। कैमरा सहयोगी जगदीश उप्रेती के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवान, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी। दराली और हर्षिल घाटी का SDRF ने ड्रोन से लिया गया वीडियो जारी किया है, जिसमें पूरे क्षेत्र में आपदा की तस्वीर देखी जा सकती है। आपदा के बाद हर्षिल में बनी झील को देखा जा सकता है कि किस तरह 2 जगह बादल फटने के बाद मलबा और पत्थर ने भागीरथी नदी का रास्ता रोक दिया। डीएम ने झील को गंभीरता से लेते हुए जल विद्युत निगम की एक टीम को निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। ये टीम रविवार दोपहर हेलीकॉप्टर से हर्षिल रवाना हुई है। सर्वे के बाद ही अधिकारी झील को लेकर पैदा हुए खतरे के बारे में जानकारी देंगे। दराली की आपदा भीषण थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसकी भीषिका और भयानक होती यदि मुखबा गांव से लोगों ने सीटियां न बजाई होती। लोगों की सीटियों ने दर्जनों लोगों की जान बचाई है। देखिए रिपोर्ट। कैसे गिरा भाई? दिन मंगलवार, समय दिन के 1:30 बजे धराली के ठीक ऊपर से मौत तांडव करती हुई जब नीचे आ रही थी, ठीक उसी समय नदी के दूसरे तट पर स्थित मुखबा गांव से जोर जोर से सीटियों की आवाज ने धराली बाजार और गांव के घरों के अंदर मौजूद लोगों को अलर्ट कर दिया। लोग समझ चुके थे कि कुछ अनहोनी हो रही है। बाजार और घरों में मौजूद लोग सीटियों की आवाज सुनते ही भाग खड़े हुए। कैसे गिरा भाई? कुछ बच गए, कुछ काल के गाल में समा गए। मोहम्मद इमरान भी उन खुश नसीबों में एक था जिसकी सीटियों की आवाज से जान बच गई। सर मैं वहाँ मार्केट में सामान लेने के लिए गया था कुछ, तो वहाँ पे मेरे से तीन साथी भी थे जो सामान ले रहे थे और मैं गाड़ी के पास खड़ा था। अच्छा। तो तब ऊपर से वहाँ से मुखबा गांव से आवाज़ आ रही थी कि भागो, या सीटी बजा रहे थे वो, तो उसे देख कर सब लोग भागने लगे। वैसे ही मैंने 3 लड़कों को अपने बोला कि मैं गाड़ी घुमाने में टाइम लगेगा, तुम भागो। तो वो वहाँ से भागे, मैं गाड़ी घुमा के वहाँ से निकला। फिर मैं जब आगे पहुँचा तो वो मुझे कोई भी नहीं मिला उनमें से। जो भी बचे हैं वो मुखवाल लोगों की वजह से बचे हैं। मुखवाल पंडित लोगों ने उन्होंने सीटी मारी तो कुछ लोग निकल के आए और हमारे आंखों के सामने हुआ जो भी हुआ सर, हमारे आंखों के सामने हुआ और बहुत ही भयंकर मंजर था वो, हम सोच भी नहीं सकते। कई सालों से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ पर ऐसा कभी घटना नहीं हुआ। गंगा भागीरथी के दाहिने तट पर धराली मौजूद है तो बाएं तट पर काफी ऊंचाई पर मुखबा गांव है। बारिश के बीच धराली के ठीक ऊपर आए बवंडर को मुखबा के लोग लाइव देख रहे थे। इतनी दूर से जो आवाज वहां पहुंच सकती थी वो थी सीटियां। इन सीटियों ने कई जिंदगियों को जीवन दान दे दिया।
सीटी बजाने वालों में मुखबा निवासी गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल भी मौजूद थे। हम लोग अगर सीटी यहाँ से नहीं मारते, हल्ला नहीं करते, इतनी सीटियाँ मारी गई, इतना हल्ला किया गया, जिसके कारण मुझे लगता है कि बहुत जो जाने थी वो बची। तो हमारा प्रयास था, हमने बहुत हल्ला किया, सारे गांव ने सीटियाँ मारी, इससे नहीं तो उनको पता ही नहीं चलता। वो इतना तेजी से फ्लड आया कि उसका कोई पता ही नहीं चल रहा था। सामान्य तौर पर सीटियां बजाना शरारत माना जाता है, लेकिन पहाड़ों में एक घाटी से दूसरी घाटी तक आवाज पहुंचाने के लिए अक्सर सीटियों का प्रयोग किया जाता रहा है। उत्तर काशी के इस पूरे इलाके में देवी देवताओं के पूजन के दौरान भी कई बार जोर जोर से सीटियां मारने की परंपरा है। यही सीटियां धराली की महाप्रलय में कई लोगों के लिए वरदान बन गई। न्यूज़ 18 के लिए धराली से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। धराली आपदा जिसने जहां इस इलाके का पूरा भूगोल बदल दिया, वहीं एक इतिहास और सदियों पुरानी आस्था को भी मलबे तले दफना दिया। उत्तरकाशी जिले के धराली में आई भीषण आपदा में यहाँ का प्रसिद्ध कल्प केदार मंदिर भी दब गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये मंदिर साधारण नहीं बल्कि साक्षात शिव का निवास था और इसकी स्थापना पांडव काल में हुई थी। बाबा केदारनाथ धाम की तर्ज पर बना ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है, जिसका उल्लेख केदार खंड में भी मिलता है। कहते हैं कि केदारनाथ धाम की स्थापना से पहले पांडवों ने ही कल्प केदार का निर्माण किया था। इतिहास गवाह है कि 18वीं सदी में भी एक आपदा ने इस मंदिर को भू समाधि दे दी थी, लेकिन बाद में जब खुदाई हुई तो ये मंदिर एकदम साक्षात रूप में सामने आया था। सेम जैसा केदारनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, जो जैसे जिस तरह के उस पर पत्थर लगे हुए हैं, सेम वही उसी शैली में ये मंदिर बना हुआ था। उन पत्थरों में जो लिपि है वही लिपि इस मंदिर के पत्थरों में थी और बड़ा भव्य और दिव्य धाम बन गया था कल्प केदार। भगवान पहले भी विलुप्त हुए हैं, फिर भगवान ने दर्शन दिया है। ऐसे हम सब लोग ग्रामवासी भरोसा कर रहे हैं, विश्वास है हमारा भगवान पे कि भगवान फिर से हमें दर्शन देंगे। और सरकार कितनी हमारी इसमें मदद करती है, अगर जैसे केदारनाथ को बसाया गया है, इसी तरह अगर सरकार हमारा साथ देती है तो फिर से भगवान हमें निश्चित, हमें विश्वास है भगवान हमें फिर से दर्शन देंगे। और बहुत उसमें पुराणों में इस जगह का वर्णन है, केदारखंड में इसका वर्णन है। तुलसीदास जी की एक काव्य है मेघदूत, उसमें इस जगह का वर्णन है। कल्प केदार के कई अर्थ है। कल्प केदार का एक अर्थ है कि कल्प माने पुराना, केदार मतलब केदार। ये कहा जाता है कि केदारनाथ की स्थापना से पहले कल्प केदार की स्थापना हुई थी और पांडवों ने कल्प केदार को केदारनाथ को बनाने से पहले उसकी संरचना यही गढ़ ली थी कि केदारनाथ कैसे हो सकता है। दूसरा ये कहा जाता कि कल्प केदार का मतलब ये होता कि कल्पना मात्र। अगर आप कल्पना इस जगह पे अगर आप कल्पना भी अगर आपने भगवान शंकर की कर ली तो ये कहा जाता है कि आपको शंकर की प्राप्ति हो जाती थी, शंकर आपके दुख हर लेते थे। आज फिर वही वक्त है जब लोग अपने इष्ट देवता को मलबे से निकालने की आस लगाए बैठे हैं। उनकी एक ही मांग है कि सरकार मदद करे ताकि उनके बाबा को फिर से साक्षात रूप में देखा जा सके। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर इसको भी केदारनाथ के तर्ज पे ही यहाँ का पुनर्निर्माण किया जाए और आधुनिक युग में ये संभव है, ये परिस्थिति हमारे यहाँ अनुकूल है। और हमारा जो कल्प केदार मंदिर है, जो आस्था और विश्वास का हमारा धराली क्षेत्र का ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का जगत का कल्याण करने वाले भगवान शिव का मंदिर है। अगर शासन प्रशासन का सहयोग रहा तो ये निश्चित तौर पर पॉसिबल है। यहाँ 1826 में भी बाढ़ आई है, 1921 में भी यहाँ भूकंप आए। इस तरीके की तमाम आपदाएं आती रहती है, पर हमें पूर्ण आस्था ही नहीं, पूर्ण विश्वास है अभी भी भगवान कल्प केदार यहाँ यही है। अगर उसकी खुदाई की जाए निश्चित तौर पर वो भगवान हमारे सभी मनुष्य को दर्शन देंगे और संपूर्ण जगत का कल्याण करेंगे। हम यहाँ पे पूजा करते थे और शाम को हर परिवार का मेंबर यहाँ आता था। शाम को 7 बजे हमारे यहाँ आरती आरंभ होती थी और टूरिस्ट भी यहाँ के लोग आते थे, जो गंगोत्री से भी आते थे यहाँ, क्योंकि ये बहुत पुरानी मंदिर था। ये द्वापर युग से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है। यहाँ पे 240 मंदिर थे और जो एक तो पहले फ्लड से सारे मंदिर चले गए और ये भगवान शंकर मंदिर यहाँ पे विराजमान रहा। मुझे आज भी आशा है कि मंदिर वैसा ही होगा।
क्योंकि उसकी बनावट इस तरह की है कि वो टूटता नहीं जैसे केस में। हम सरकार से अनुरोध करेंगे अगर पुनर्निर्माण इसका हो सकता है तो हमारी ये बिल्कुल जो स्थानीय लोग हैं उनकी ये भी एक मांग है, क्योंकि यहाँ पे एक कल्प केदार, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से भी यहाँ पे एक बड़ा विकसित ये पूरा इलाका हुआ करता था। कल्प केदार यहाँ पे थे और अब यहाँ के जो लोग, इनका ये भी मानना है कि अभी भी कल्प केदार यहाँ पे स्थित हैं। प्रशासन से यही मांग है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे ये थोड़ा मलबा साफ किया जाए, जबकि मलबा आपको बता दूं करीब 25 से 30 फीट का ये मलबा है। इसको हटाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी मशीनें यहाँ आएंगी, लेकिन फिर भी ये जो यहाँ के लोग हैं उनके एक आस्था का ये पूरा एक भावनाओं से जुड़ा हुआ है कि ये जल्द से जल्द अपने आराध्य के दर्शन दोबारा कर पाएँ। कैमरा सहयोगी जगदीश उप्रेती के साथ सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 धराली। पौड़ी के अस्पताल मोहल्ले में पुश्ता ढहने से कई घरों पर खतरा बढ़ गया है, क्योंकि पहाड़ी से लगातार मलबा और बड़े बड़े पत्थर ग्रामीणों के घर की छत पर गिर रहे हैं। ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं, साथ ही पुश्ता टूटने से आवाजाही जोखिम भरी हो गई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि नुकसान का आकलन कराया जा रहा है, लोगों पर शिफ्ट किया जा रहा है। पटवारीज की भी रोज रिपोर्ट ली जा रही है कि वो किस किस गांव में गए हैं, वहाँ पे क्या क्या क्षति हुई है, चाहे वो मकान की क्षति है, पशु हानि है या अन्य किसी भी प्रकार की क्षति है, तो उन सबको तत्काल राहत सहायता भी वितरित की जा रही है। और जो डेंजरस स्थान है वहाँ पे कोई भी ना रहे और उन सबको अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाए, उनको राशन किट और जो भी अन्य चीजों की आवश्यकता है वो सभी कुछ उपलब्ध कराया जाए। पहाड़ी राज्यों में हर बारिश में लैंडस्लाइड की समस्या रहती है। आने वाले दिनों में लैंडस्लाइड को रोकने के लिए अब खसखस घास का प्रयोग किया जा सकता है, जो अक्सर मैदानी क्षेत्रों में होती है। देखिए रिपोर्ट। बरसात में पहाड़ का जीवन किसी पहाड़ से कम नहीं है, और जहां बारिश के दौरान लैंडस्लाइड होने से सड़कें बंद हो जाती हैं, जिससे लोगों को आवाजाही के साथ जरूरी सामान और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं पहाड़ में लैंडस्लाइड रोकने के लिए जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान खसखस घास लगाकर लैंडस्लाइड को रोकने के प्रयास कर रहा है। इस घास की खासियत है कि ये घने गुच्छेदार वाली 12मासी घास है और इसकी जड़ें 3 से 4 मीटर तक जाती हैं, जो लैंडस्लाइड को रोकने में मदद करती है। उपयोग जो है सॉइल स्टेबलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किए जाते हैं। सॉइल स्टेबलाइजेशन के साथ साथ ये पानी रिचार्ज, वाटर रिचार्ज करने में भी काम आती है। तो उस घास को हम यहाँ पे उत्तराखंड में हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। एक वेटिवर नाम की ग्रास होती है जिसको खस भी बोलते हैं, वो प्लेन्स में होती है, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर इसको पैदा किया जाता है और नेचुरली वहाँ ग्रो होती है। तो उसको हम लोग यहाँ ट्राई कर रहे हैं हिमालय के पूरे अलग अलग राज्यों में। इसकी खास बात यह है कि इसकी जड़ें 3 मीटर तक जाती हैं और फाइबरस जड़ें होती हैं, जो मिट्टी की पकड़ को बहुत मजबूती से पकड़ के उसको लैंडस्लाइड और सॉइल इरोजन को रोकने में बहुत मदद करती हैं। अगर प्रयोग सफल हुआ तो उत्तराखंड ही नहीं, पूरे हिमालय राज्यों के लिए एक बड़ी रिसर्च साबित होगी और लैंडस्लाइड जोन पर इसका यूज कर लैंडस्लाइड को रोकने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के ठीक सामने शनिवार को पहाड़ी से भारी मलबा आने से जवाड़ी बाईपास बंद हो गया, लेकिन अभी तक बाईपास नहीं खुल सका। सड़क को खोलने के लिए दोनों ओर से मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन मलबा ज्यादा होने के चलते रोड खुलने में समय लग रहा है। पहाड़ में आमतौर पर मानसून के दौरान भी पर्यटक खूबसूरत नजारों को देखने आते हैं, लेकिन धराली आपदा और बारिश ने पर्यटन की रफ्तार रोक दी है। होटल खाली हैं तो धार्मिक स्थलों पर भी भीड़ कम ही है। देखिए रिपोर्ट। मानसूनी बारिश और धराली जैसी आपदा ने पर्यटन की भी रफ्तार रोक दी है। नैनीताल जैसे पर्यटन स्थल भी वीरान हैं, तो लैंडस्लाइड ने भी पर्यटकों को आने से रोक दिया है। हालात ये हैं कि सरोवर नगरी में सड़कें खाली हैं, होटलों की बुकिंग नहीं हो पा रही। सिर्फ नैनीताल ही नहीं बल्कि कैची धाम समेत पहाड़ के लगभग सभी पर्यटन स्थलों में कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। हालांकि कारोबारी इस उम्मीद में है कि आने वाले वीकेंड पर स्थिति बेहतर होगी। क्या है तो धराली वाला जो कांड हुआ इस भी आपदा का, और मेन जो नैनीताल की रोडें हैं ये भी लगभग
गिर रही हैं, इससे भी न्यूज़ जो है बड़ी बुरी जा रही है। इससे टूरिज्म पर काफ़ी असर पड़ा है और सन्नाटा है नैनीताल में। बाकी तो यहाँ बिल्कुल ही सेफ है। आप लोग से हम आग्रह करेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग भी इधर आने का भी प्लान कर रहे हैं आ सकते हैं। बिल्कुल आने वाला वीकेंड एक अच्छा मौका है जिससे कि यहाँ पर के टूरिज्म को थोड़ा रिवाइवल मिलता है। हर जगह वाटरफॉल्स हैं, ग्रीनरी है और शांति है। तो इस समय जो भी आएगा एकदम ऑफ सीज़न के डिस्काउंट्स भी लेगा, हर तरीके से मतलब उन्हें एक बहुत अच्छी डील मिलेगी। वैसे मानसून में भी पहाड़ों में पर्यटकों की चहल पहल रहती थी, तो इस दौरान कुदरत के नज़ारों को देखने देश भर के पर्यटक पहुंचते थे। इस दौरान पहाड़ों की रंगत भी बढ़ जाती है। हरी हरी वादियों के बीच कोहरे और झरने पर्यटकों को अपनी ओर लुभाते रहे हैं। वहीं इस दौरान भीड़ कम होने से कम दाम पर होटल मिल जाते हैं। हालांकि इस दौरान खतरा भी नालों और नदियों के किनारे बना रहता है। तो अगर सावधानी बरतेंगे तो किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जहां पर भी कोई जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय लेकर बहते हुए नाले को, नदी को क्रॉस करने का प्रयास लोग करते हैं, वहां पर जनहानि की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो यही अपील है कि सुरक्षित रहें और यथासंभव बरसात होते समय ट्रैवल करने से बचें। कुमाऊं के पहाड़ तो फिलहाल सुरक्षित हैं। अगर आप इस दौरान घूमने आते हैं तो होटल आसानी से मिल सकते हैं। साथ ही जाम की स्थिति भी बिल्कुल ना के बराबर है। फिर भी संभल के यात्रा करें। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से बीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पूरा सरकारी तंत्र देहरादून पर फोकस करता है, लेकिन मजाल है कि सड़कों की हालत दुरुस्त हो जाए, वो भी तब जब देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम से जानी जाती है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें सिर्फ एक इलाके की नहीं है। कैंट, राजपुर से लेकर धर्मपुर, देहरादून में जिस जगह आप जाएंगे आपको हालात कमोबेश ऐसे ही दिखेंगे। ये हाल तब है जब देहरादून में चकाचक सड़कों के लिए 61 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च हुआ है, लेकिन बरसात में हालात आपके सामने हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि यहाँ तो गड्ढों में सड़क है। सड़कों पे गड्ढे नहीं है मैडम, सड़कें गड्ढों में है पूरे देहरादून में। खासकर जिस जगह हम रह रहे हैं उसका तो बुरा ही हाल है। हमारे तो मेहर साहब भी वहीं के हैं जहाँ के हम हैं, और मेहर साहब की ही गली खराब पड़ी हुई है। रिस्टोर हो गई है। आप सबको पता है कि पूरी बिजली की लाइनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली की लाइनें चल गई हैं। टेलीफोन सुविधा वहाँ पर सुचारू हो गई है। राशन पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुँच गया है। कपड़े इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ जो ज़रूरी हैं सहायता के रूप में वहाँ पहुँच रही हैं। 5 लाख रुपए की धनराशि का हमने फौरी तौर पर जो तत्काल सहायता होती है उस सहायता को भी जो है हमने जारी किया है कि वहाँ पर तत्काल लोगों को सहायता मिले। लगभग 107 परिवार हैं। उन सभी को जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके कोई लोग उसमें दिवंगत हुए हैं, उन सभी को ये सहायता हम लोग कर रहे हैं। सड़क मार्ग मंगल या बुधवार तक बन जाने की पूरी संभावना है। बेली ब्रिज जो हमारा लिमचा गाड़ है उसके पास, गंगनानी के पास, उसको रिस्टॉल करने की प्रक्रिया चल रही है और वो अंतिम चरण में है। आज रात तक वो शुरू हो जाएगा। कुछ एक पैदल यात्रियों के लिए शुरू हो गया है और गाड़ियों के लिए भी जल्दी शुरू होने वाला है। हमारा हर संभव प्रयास है कि सबको निकाला जाए और हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि भवनों के नुकसान के लिए जो एक समिति बनाई है रेवेन्यू सेक्रेटरी के अध्यक्षता में, वो उसका पूरा आकलन करेंगे, क्योंकि इससे पहले इसी प्रकार का हम पुनर्वास का काम जोशीमठ में आई आपदा में भी कर चुके हैं। उसकी तर्ज पर सभी प्रकार का आकलन करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, पशु हानि कितनी हुई है, कृषि की, बागवानी की जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उसको जो है किया जाए। और हमारा हर संभव प्रयास है कि हर एक आपदा पीड़ित को पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए। हर प्रकार से उनकी सहायता होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का भी
कोई भी जो है हिलावाली नहीं होनी चाहिए। सारा आकलन करके उसको जल्दी से जल्दी करना है। और ये समिति जो बनाई है वो 1-2 दिनों में धराली क्षेत्र का भ्रमण करेगी, जल्दी से जल्दी समिति जाएगी, अन्य आकलन भी करेगी। और इस प्रकार की जो आपदाएं जो हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में इनका सामना करना पड़ता है, इनका आकलन करने के लिए कुछ हमारे महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में धारण क्षमता से लेकर पर्यावरण के क्षेत्र में आकलन करते हैं, उन सभी से